एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से यह उम्मीद रखना कि वे बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इंप्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, आप इस किताब से ये बात जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट है तो अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस है, जो इस किताब में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। ये किताब किसके लिए है? 1. जो इफेक्टिव लोगों की 7 आदतों को जानना चाहते हैं। 2. जो सिर्फ एक कॉमन जिंदगी नहीं जीना चाहते, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस किताब के ऑथर कौन है? स्टीवन कवी, एक अमेरिकन ऑथर, बिजनेसमैन और एक बहुत अच्छे स्पीकर थे। टाइम मैगजीन ने इन्हें टॉप 25 मोस्ट इन्फ्लुएंटियल लोगों की लिस्ट में डाला है। स्टीवन कवी उटाह स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। इनकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक बेस्ट सेलर रही है। यह किताब क्यों पढ़ें? द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़कर आप जान सकते हैं कि खुद को और बेहतर कैसे बनाया जाए। चाहे आप माता पिता हों तो बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, या बॉस हों तो अपनी टीम को बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। जब आपका चरित्र मजबूत होगा तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इसीलिए यह किताब केवल लोगों को प्रभावित करने या दोस्त बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके चरित्र को सुधारने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप थोड़े समय के लिए प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका चरित्र मजबूत है तो यह जीवन भर आपका साथ देगा। क्या आप तैयार हैं बदलने के लिए? सबसे पहले बदलाव अपने भीतर लाएं। आज ही शुरुआत करें और एक हाईली इफेक्टिव इंसान बने। हैबिट 1. प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हम अपने आसपास की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव बनने का अर्थ है बाहरी परिस्थितियां या लोगों के व्यवहार आपको प्रभावित न करें। जब कोई आपके बारे में नकारात्मक बात करता है तो यह उनकी सोच को दर्शाता है, न कि आपकी कमी को। प्रोएक्टिव इंसान खराब मौसम, ट्रैफिक या किसी कठिन परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। वह हर हाल में सकारात्मक और खुश रहता है। प्रोएक्टिव बनाम रिएक्टिव इंसान। एक रिएक्टिव इंसान अपने वातावरण से जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कुछ गलत होता है तो वह नकारात्मक हो जाता है। वहीं एक प्रोएक्टिव इंसान मुश्किल हालात में भी शिकायत किए बिना अपना काम करता है। स्टीफन कोवी का अनुभव। एक बार स्टीफन कोवी एक लेक्चर दे रहे थे, जहां एक नर्स ने अपनी कहानी साझा की। वह एक बीमार मरीज की देखभाल करती थी, जो हमेशा उस पर चिल्लाता और उसकी आलोचना करता था। इससे वह नर्स बहुत दुखी रहती थी। लेकिन कोवी का प्रोएक्टिविटी पर दिया गया लेक्चर सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी और दुख उसके अपने हाथ में है। उसने यह महसूस किया कि वह दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकती है। रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव दृष्टिकोण। रिएक्टिव लोग ऐसे होते हैं जिनके मूड का रिमोट दुनिया के हाथ में होता है, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने मूड का रिमोट अपने पास रखते हैं। वे दूसरों की नकारात्मक बातों या व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। क्या आप प्रोएक्टिव बनने के लिए तैयार हैं? आज से ही अपना मूड और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें। यही पहला कदम है एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनने का। हैबिट 2. बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? एंड को माइंड में रखकर शुरुआत का मतलब है कि आपके हर एक्शन और निर्णय आपकी वैल्यूज और पर्पस से मेल खाने चाहिए। इसका मुख्य विचार यह है कि आपके पास अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए,
ताकि आपके हर कदम उसी दिशा में उठे। अक्सर रोजमर्रा की समस्याओं और चुनौतियों में उलझकर हम यह भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। जैसे बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें हर सुविधा देना जरूरी है, लेकिन कई बार हम इसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनके साथ समय बिताना भूल जाते हैं। बच्चों को आपकी मटेरियल चीजों से ज्यादा आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं तो इसे अपने एक्शन और बातों से दिखाएं। यही बात आपके माता पिता और अन्य महत्वपूर्ण लोगों पर भी लागू होती है। एंड को माइंड में रखकर शुरुआत का मतलब है कि आप अपनी वैल्यूज और प्राथमिकताओं को पहचानें और उनका पालन करें। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। सबसे पहले आपको इसकी प्लानिंग करनी होगी और अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा। अगर आपने सही प्लान नहीं किया तो निर्माण मुश्किल हो जाएगा और आपको फालतू खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह जीवन में हर चीज प्लानिंग मांगती है। जो भी करें, सुनिश्चित करें कि वह आपकी वैल्यूज से मेल खाता हो। हैबिट 3, पहली चीजें पहले करें। जरूरी कामों को पहले करना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट है। इंसान होने के नाते हम खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। जब आपके पास कई काम हो तो प्राथमिकताओं को तय करना जरूरी है। कुछ लोग प्लानर्स और टू डू लिस्ट का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जरूरी काम समय पर पूरे नहीं होते। अगर आपकी प्राथमिकताएं पूरी नहीं हो पाती तो यह सेल्फ डिसिप्लिन की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की सही पहचान न कर पाने की समस्या है। जब आप समझेंगे कि कोई काम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसे पूरा करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है खुद को मैनेज करना। जरूरी कामों को पहले करने का अर्थ यह भी है कि आपको ना कहना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, सेंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने के लिए कहा गया। दबाव में आकर उसने हां कह दिया, जबकि उसके पास पहले से ही जरूरी काम थे। जब उसने अपनी पड़ोसी कोनी से मदद मांगी तो कोनी ने विनम्रता से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपनी प्राथमिकताएं पता थीं। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे तो बाकी चीजों को मना करना आसान होगा और आप जरूरी काम समय पर पूरे कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है आपकी विल पावर, जिससे आप अपने जरूरी काम सबसे पहले कर सकें। हैबिट 4, थिंक विन विन। थिंक विन विन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सभी पक्षों के लिए लाभदायक समाधान खोजने पर जोर देता है। जब आपका अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ कोई मुद्दा हो तो ऐसा हल निकालें जिससे सभी का भला हो। यदि कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे संबंध लंबे समय तक मजबूत नहीं रह पाते। मान लीजिए आपके सहकर्मी के साथ असहमति हो गई है। इस स्थिति में समस्या पर खुलकर बात करें और ऐसा समाधान निकालें जो आप दोनों के लिए उचित हो। न तो किसी को खुद पर हावी होने दें और न ही दूसरों पर हावी हों। एक संतुलित संबंध बनाएं जिसमें दोनों पक्षों की जीत हो। इस तरह आपके और आपके सहकर्मी के बीच बेहतर तालमेल बनेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकेंगे। यह प्रतिस्पर्धा करने से कहीं बेहतर है। अब कल्पना करें कि आप एक बॉस हैं और किसी कर्मचारी के साथ आपका विवाद हो गया। बेशक आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन यदि आप अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं और कर्मचारी को नीचा दिखाते हैं तो वह बिना मन से काम करेगा, जो अंततः आपकी टीम और कंपनी के लिए नुकसानदेह होगा। समझौता करना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे आप बॉस ही क्यों ना हो। अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करें, बल्कि कर्मचारियों को खुश और प्रेरित रखने की कोशिश करें। विन विन दृष्टिकोण अपनाने से न केवल आपके कर्मचारी अधिक प्रभावी होंगे, बल्कि आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। यह केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि हर रिश्ते में लागू होता है। जब आपके जीवन साथी, बच्चों, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ असहमति हो तो विन विन समाधान अपनाएं। इससे आपके रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा। बिट 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर होने की कोशिश करें। अंडरस्टूड। इस आदत का अर्थ है पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। जब कोई अपनी समस्या आपसे साझा करता है तो क्या आप सच में उसकी बात सुनते हैं? क्या आप सलाह देने से पहले उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं? अच्छे संवाद का यही तरीका है।
हम लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने के माध्यम से संवाद करते हैं, लेकिन सही तरीके से सुनने की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं होती। सही संवाद का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह से समझें। सुनने की कला का मतलब है खुद को दूसरे की स्थिति में रखकर उसकी बात समझने की कोशिश करना। जब आप बिना समझे जवाब देते हैं तो समस्या और बढ़ सकती है, लेकिन जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो सही सलाह या मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपनी नजर की समस्या लेकर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बिना जांच किए उसे अपना चश्मा पहनने को कहा। हालांकि वह चश्मा उस व्यक्ति की दृष्टि सुधारने में विफल रहा। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बार बार जोर दिया कि चश्मा अच्छा है, लेकिन व्यक्ति को समस्या का हल नहीं मिला। हम भी अक्सर ऐसा ही व्यवहार करते हैं, बिना सामने वाले की स्थिति समझे अपनी राय थोप देते हैं। यह रवैया विश्वास खोने का कारण बनता है। अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो पहले उनकी बात समझने की कोशिश करें। इससे आप उनका भरोसा जीतेंगे और उन्हें यकीन होगा कि आपकी मंशा केवल उनकी मदद करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो वे भी आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। हैबिट 6, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है पूरा उसके हिस्सों के योग से बड़ा होता है। यानी जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से हासिल किए जाने वाले परिणामों से कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई टीम का सदस्य दूसरे सदस्य के साथ सहयोग करता है तो वे मिलकर अकेले काम करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा सफल हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर या आपदा जैसे आग, तूफान या भूकंप के दौरान लोग अपने मतभेद भूलकर एकजुट होकर काम करते हैं। वे मिलजुल कर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे समय में मुश्किलें लोगों के भीतर सहयोग और एकजुटता की भावना जगा देती हैं। सिनर्जी का मतलब केवल सहयोग और सामूहिक प्रयास है। किसी भी समूह में अगर सिनर्जी होगी तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। हालांकि चुनौती यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यह सिनर्जी हमेशा देखने को नहीं मिलती। लोग अपने मतभेद मिटाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका और नजरिया अलग होता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा नजरिया सीमित होता है। दूसरे लोगों के अनुभव और उनके दृष्टिकोण को समझना बेहद जरूरी है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी ऑप्टिकल इल्यूजन को देखकर दो लोग अलग अलग चीजें देख सकते हैं और दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। इसीलिए बहस करने के बजाय हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिनर्जी का असली मतलब है आपसी सहयोग। यह हमारे मतभेदों को स्वीकारने और दूसरों के विचारों का सम्मान करने से शुरू होता है। हमें यह साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम ही सही हैं। दूसरों के नजरिए को समझने से हमारी समझ बढ़ती है और हमें नुकसान नहीं होता। जब आप दूसरों के विचारों की इज्जत करते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो आप बेहतर और नए समाधान खोज सकते हैं। यही असली सिनर्जी है, मतभेदों के बावजूद एकजुट होकर कुछ महान चीजें हासिल करना। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने सबसे बड़े एसेट, खुद को बेहतर और तेज बनाना। इसका अर्थ है अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को नियमित रूप से रिन्यू करना। फिजिकल रिन्यूअल से अपने शरीर को रिन्यू रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। इसके लिए महंगे उपकरण या जिम की जरूरत नहीं। आप घर पर ही सरल एक्सरसाइज, दौड़ना, जॉगिंग या तेज चलना शुरू कर सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं तो हल्की फुल्की गतिविधियां करें। धीरे धीरे आप अपनी शारीरिक सेहत में सुधार देखेंगे। स्पिरिचुअल रिन्यूअल। रोजमर्रा की चुनौतियों से हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से थक जाते हैं। खुद को प्रेरित रखने के लिए प्रार्थना करें, संगीत सुनें, किताबें पढ़ें या प्रकृति के करीब जाएं। यह आप पर निर्भर करता है कि आपकी आत्मा को कौन सी चीज ताजगी देती है। कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि आप खुद पर ध्यान दे सकें। मेंटल रिन्यूअल। स्कूल खत्म करने के बाद हम अक्सर सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलनी चाहिए। हर महीने एक नई किताब पढ़ने का लक्ष्य रखें या कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अगर समय की कमी हो तो ऑडियो बुक्स का सहारा लें। नई चीजें सीखकर आप अपने मानसिक क्षितिज को विस्तार देंगे। सोशल और इमोशनल रिन्यूअल।
हमारे सामाजिक और भावनात्मक पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छे रिश्ते हमारे इमोशंस को मजबूत बनाते हैं। दूसरों के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए दयालु बने। अर्न योर नेबर्स लव, यानी अपने आसपास के लोगों से प्रेम करें। यह न केवल आपके रिश्तों को सुधारता है, बल्कि आपकी खुशी और जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। कल्पना कीजिए, आप जंगल में एक आदमी को पेड़ काटते हुए देखते हैं। वह 5 घंटे से काम कर रहा है और थक चुका है। आप उसे सलाह देते हैं कि वह अपनी आरी तेज करे, लेकिन वह जवाब देता है, मैं इतना व्यस्त हूं कि मेरे पास आरी तेज करने का समय नहीं है। ठीक इसी तरह हमें भी समय समय पर अपने उपकरण यानी शरीर, दिमाग और आत्मा को तेज करना चाहिए। अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी क्षमता घट जाएगी। निष्कर्ष, हैबिट, प्रोएक्टिव बने। हैबिट 2, एंड को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हैबिट 3, सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। हैबिट 4, विन विन सोचें। हैबिट, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। हैबिट 6, सिनर्जी बनाएं। हैबिट 7, अपने एसेट्स को शार्पन करें। पहली 3 आदतें आपके चरित्र को सुधारती हैं, अगली 3 आदतें आपके संबंधों को बेहतर बनाती हैं, और 7वीं आदत इन सबको बनाए रखने की कुंजी है। जो आपने सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करें। बार बार अभ्यास करें, क्योंकि आदतें निरंतरता से बनती हैं। जैसा कि अरस्तु ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। इस समरी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें बताएं कि यह समरी कैसी लगी और अगली बार आप किस किताब की समरी चाहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू ऑडियो बुक आने पर आपको सबसे पहले जानकारी मिले। जय हिंद।